तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक कमरे में एक कत्ल होता है। जिसका कत्ल होता है वो मर चुकी है और कातिल मौके से भाग जाता है। इसके बाद अगले 4 दिनों तक कातिल पुलिस के हाथ नहीं आता। 4 दिन बाद खुद कातिल भी अपनी जान दे देता है। तब एक कमरे के अंदर हुए इस क्राइम के कायदे से 2 विटनेस थे। एक मरने वाली महालक्ष्मी 29 साल की बेंगलुरु की वो महिला, और दूसरा मारने वाला वो मुक्ति, उड़ीसा का रहने वाला। लेकिन वो खुद भी मर चुका है, अपनी जान दे चुका है। अब इस क्राइम में जो 2 मेन लोग हैं, जो 2 मेन कैरेक्टर हैं, ये दोनों पुलिस के हाथ या इनसे जुड़े हुए कोई चीज़ तो आई नहीं। महालक्ष्मी पहले ही मर गई और मुक्ति बाद में, और बिना पुलिस के हाथ लगे हुए। तब सवाल ये है कि जो कुछ बेंगलुरु के उस 3 मंजिला बिल्डिंग के एक 1 रूम सेट कमरे के अंदर हुआ, उसकी सच्चाई कैसे पता चले? बेंगलुरु पुलिस इस केस को कैसे सुलझाए? महालक्ष्मी का कत्ल क्यों हुआ? उसकी लाश के 59 टुकड़े क्यों किए? मुक्ति ने उसे क्यों मारा? मुक्ति ने लाश के इतने टुकड़े क्यों किए? मुक्ति क्यों भागा? फिर मुक्ति ने क्यों खुदकुशी कर ली? इन सारे सवालों के जवाब एक पहेली बनकर शायद हमेशा के लिए रह जाते हैं। लेकिन मौत से पहले या मरने से पहले मुक्ति ने 2 काम किए। एक, उसने 3 लोगों को अपने उस क्राइम के बारे में बताया, तो 3 जिंदा सबूत छोड़ गया, और एक 2 पन्नों का एक लेटर छोड़ गया, जिसको सुसाइड नोट भी कह रहे हैं लोग। तो 3 जिंदा सबूत, 3 जिंदा गवाह, और एक 2 पन्नों में कागज का टुकड़ा जिस पर एक कहानी लिखी हुई। तो इन 3 चश्मदीद और उस 2 कागज के पन्नों से बेंगलुरु पुलिस ने महालक्ष्मी के कत्ल 59 टुकड़ों की जो पूरी कहानी समेटी है, लिखी है, वही आज आपको सुनाने जा रहा हूं। 21 सितंबर को जब महालक्ष्मी के कत्ल का पहली बार खुलासा हुआ, जब उसके घर से बदबू आई, मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फ़ोन किया। मां अपनी छोटी बेटी के साथ आती है, और ये महालक्ष्मी की जो बहन है दूसरी, ये दोनों जुड़वा हैं, महालक्ष्मी की बहन। तो वो उसके साथ आती है। घर का ताला खुलता है, अंदर टुकड़ों में लाश फ्रिज में ठुसी हुई मिलती है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है। पता चलता है कि महालक्ष्मी शादीशुदा है। हेमंता दास उसका एक पति है। 4 साल की एक बेटी है जो पति के साथ है। हेमंता दास को मौके पर बुलाया जाता है। पहला शक हेमंता दास पर ही है कि शायद उसने कत्ल किया, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में ही उसको क्लीन चिट मिल जाती है। अब हेमंता दास एक गवाह बन जाता है। पुलिस उससे पूछती है, बताओ कौन कौन लोग हो सकते हैं जो महालक्ष्मी को मार सकते हैं। वो 3 नाम लेता है, और इन 3 नाम लेने की वजह थी महालक्ष्मी का एक मोबाइल फ़ोन। और उस मोबाइल फ़ोन में जब 9 महीने पहले सितंबर 2023 में महालक्ष्मी और हेमंता दास अलग हुए, तब उस वक्त जब साथ रहते थे, हेमंता ने महालक्ष्मी के मोबाइल कई बार चोरी छुप के जांचे थे। उसमें उसको 3 नंबर मिले जिस पर उसको शक हुआ। एक नंबर था जिस मॉल में काम करती है वहाँ के एक हेयर ड्रेसर अशरफ, जो उत्तराखंड का था। एक उसी मॉल का मैनेजर, और एक कॉमन फ्रेंड जिससे वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी। पुलिस को शुरुआत में हेमंता दास ने इन्हीं 3 लोगों का नाम बताया। अब इन तीनों को पुलिस को ढूंढने में मुश्किल हुई नहीं, क्योंकि तीनों अपने अपने जॉब पर थे, अपने काम पर थे। तीनों को पुलिस ने उठा लिया। अशरफ सैलून में था, वो वहाँ से उसको लेकर आए, उसके मैनेजर को लेकर आए, उसके दोस्त को लेकर आए। लेकिन तीनों की शुरुआती तफ्तीश में ही ये साफ हो गया कि जैसे हेमंता दास कातिल नहीं है, वैसे ये 3 भी कातिल नहीं है। इस दौरान में महालक्ष्मी के घर के बाहर की एक CCTV फुटेज मिली, जिसमें 2 लोग एक स्कूटी पर नजर आते हैं। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन स्कूटी के नंबर और बाकी चीज़ों के ज़रिए पुलिस ने पता किया तो मालूम हुआ कि ये तीनों तो कम से कम इस कत्ल में नहीं है। ना अशरफ, ना वो मैनेजर, ना उसका दोस्त, और ना ही हेमंता दास। 4। तो अब कौन हो सकता है? अब वही मोबाइल, जिस मोबाइल से हेमंता दास ने अपनी पत्नी पर शक जताते हुए 3 नाम लिए थे, अब उस मोबाइल के ज़रिए पुलिस को असली कातिल तक पहुंचना था। पुलिस ने उस मोबाइल को खंगाला। जब खंगाला तो देखा कि एक नंबर पर बहुत फ्रीक्वेंटली बात होती है। पता गया है नंबर किसका है?
तो देखा तो वो नंबर निकला मुक्ति रंजन नाम के रॉय नाम के एक शख्स का। पुलिस ने पता किया ये कौन है, तो पता चला कि जिस जगह पे महालक्ष्मी काम करती थी ये भी वहाँ काम करता है। अब वहाँ के मैनेजर और बाकी लोगों से पूछताछ हुई, पता चला दोनों काफ़ी बातें किया करते थे। लेकिन इस पूछताछ में पुलिस को अजीब चीज़ पता ये चली कि महालक्ष्मी 1 सितंबर से मॉल नहीं गई अपनी जॉब पर, और 1 सितंबर से ही वो मुक्ति भी नहीं गया है, और मुक्ति भी गायब है। इधर महालक्ष्मी की लाश टुकड़ों में मिली है। अब पुलिस मुक्ति के उस मोबाइल से और नंबरों के पीछे जाती है। जब वो पीछे जाती है तो उसी में एक नंबर उसको मिलती है पुलिस को, स्मृति रंजन। स्मृति रंजन पुलिस जानती नहीं थी कौन है, लेकिन जब उस नंबर पे कॉल किया गया तो थोड़ी देर में पता चला कि स्मृति रंजन मुक्ति रंजन का भाई है, छोटा भाई। अब पुलिस स्मृति रंजन का लोकेशन ट्रेस करती है, वो बेंगलुरु में ही मिल जाता है। पुलिस उसे लाती है, उठाकर पूछताछ करती है। जब पूछताछ करती है तब पहली बार स्मृति रंजन पुलिस के सामने खुलासा करता है। वो बताता है कि हाँ, उसका भाई उसके पास आया था, काफ़ी परेशान था, और उसने ये एक्सेप्ट किया कि उसने महालक्ष्मी को मार डाला, और उसने मुझसे कहा था ये घर खाली करके तुम भी बेंगलुरु से चले जाओ वरना पुलिस तुम्हें भी परेशान करेगी, और वो खुद भी उसने कहा मैं होम टाउन जा रहा हूँ। तो स्मृति रंजन के सामने उसके भाई ने एक्सेप्ट किया, और अगर एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे स्मृति रंजन का कसूर ये है कि उसको पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन पुलिस तक वो गया नहीं कि महालक्ष्मी का कत्ल हो गया है। तो एक तरह से जुर्म उसने भी किया, इसलिए उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। अब उसके बाद पुलिस उसकी फैमिली के और लोगों के बारे में पूछताछ करने लगी। जब पूछताछ करने लगी तो एक और भाई का पता चला। उस भाई का नाम था सत्यारंजन। ये भी मुक्ति का भाई। मुक्ति 3 भाई थे, मुक्ति रंजन, स्मृति रंजन और सत्यारंजन। सत्यारंजन बहरामपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और वहीं एक हॉस्टल में रहा करता था। ये जो मुक्ति और स्मृति थे ये दोनों जॉब करते थे। 8-9 साल पहले बेंगलुरु आए थे और यही दोनों अपने भाई का खर्चा उठाते थे उसकी पढ़ाई का। तो अब पुलिस की एक टीम पहुंचती है बहरामपुर, बेंगलुरु पुलिस, वहाँ उससे पूछताछ करती है। तो बताता है कि हाँ, उसका भाई बेंगलुरु से आया और करीब 9 दिन तक उसके साथ उसके हॉस्टल में रहा था। पहली बार 3 दिन रहा, फिर चला गया, फिर लौट कर आया, फिर 6 दिन रहा। एक दिन मैंने पूछा कि तुम परेशान क्यों? तब उसने बताया कि मैं क्राइम करके आया हूँ बेंगलुरु से और मैंने महालक्ष्मी को मार दिया। अब स्मृति के बाद उसका दूसरा भाई सत्यारंजन भी एक तरह से इस बात को जानता था कि महालक्ष्मी का कत्ल हुआ है, लेकिन उसने भी पुलिस को खबर दी नहीं। खैर, इधर 9 दिन रहने के बाद अब तारीख, ये सब कुछ 3 सितंबर से 21 सितंबर के बीच की बात बता रहा हूँ। अब 21 को पुलिस पहुँच जाती है, महालक्ष्मी के लाश के टुकड़े मिल जाते हैं, मीडिया में खबर आ जाती है। ये बात मुक्ति को भी पता चल जाती है क्योंकि श्रद्धा केस के बाद इस तरह के केस को मीडिया में प्रमुखता से छापी जाती है, न्यूज़ चैनल पर दिखाए जाते हैं। तब उसे लगा कि बहरामपुर में भी रहना ठीक नहीं है। तब मुक्ति वहाँ से निकलता है और अपने गांव जाता है, उड़ीसा के जिस डिस्ट्रिक्ट में वो रहा करता था, भद्रक। वहाँ वो रात 10 बजे अपने घर पहुँचता है। माँ बाप को कुछ पता नहीं अब तक। माँ उससे खाने के लिए कहती है, वो खाता नहीं है। परेशान माँ होती है, वो समझ जाती है कि कुछ हुआ है, वो पूछती है। तब वो माँ को भी अब बता देता है। वो कहता है कि जिस महालक्ष्मी के साथ मैं था, वो महालक्ष्मी मुझे बहुत तंग कर रही थी। 7 लाख रुपए मुझसे ले चुकी है, एक सोने का चेन ले चुकी है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है। उसने एक बार मुझे किडनैपिंग के केस में भी फंसाने की कोशिश की, लोगों से भी पिटवाया, और अब मेरे ऊपर शादी का जोर डाल रही है और मेरे हाथों से एक क्राइम हो गया। ये कहकर वो कहता, आप परेशान मत हो, सो जाओ। पर वो चाहता नहीं था कि माँ बाप उसके पुलिस के झमेले में पड़े, क्योंकि उसे ये भी पता था कि पुलिस यहाँ तक ज़रूर आएगी। सुबह 4 बजे वो घर से निकल जाता अंधेरे में, अपने पिता की मोटरसाइकिल उठाता है, घर से 3 किलोमीटर दूर जाता है, एक कब्रिस्तान के एक पेड़ से फद्दा बनाता है और अपनी जान दे देता है। पास में ही वो मोटरसाइकिल, उसका एक लैपटॉप, उसका मोबाइल और एक बैग जिसमें कपड़े थे और डायरी थी, वो छोड़ देता है। बाद में वो डायरी मिलती है और उस डायरी में 2 पन्ने जो उसने लिखे थे
वो एक तरह से उसका इकरार जुर्म था और वजह थी। जो उसने लिखा इंग्लिश में लिखा, इंग्लिश बहुत टूटी फूटी थी। खुद जो उड़ीसा के एडीजे लॉ एंड ऑर्डर है उनका भी कहना था पता नहीं कैसे लोग पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी काफ़ी मशक्क़त के बाद उस इंग्लिश में लिखे गए नोट का तर्जुमा हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, और जो कुछ उसने लिखा वो लगभग ये था जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसने लिखा कि वो मुझे अपने घर लेकर गई, मैंने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया, वो मुझ पर गुस्सा हो गई, उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मैंने उसे मार डाला बाय लव। पुलिस अच्छी नहीं है। अशोकनगर पुलिस ने कत्ल के एक दिन पहले मुझे छोड़ने के लिए 10,850 रुपये लिए थे। उस दिन मुझे काफ़ी चोट आई थी। फिर वो मेरे घर आई और मुझे अपने घर जाने देने के लिए तैयार हो गई। मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया, उसकी मौत हो गई। मैंने सोचा कि लाश के टुकड़ों को कुछ समय में पैक कर लूँगा। मैं खुद ही फंदे से झूलने जा रहा हूँ। जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत रोया हूँ। मैंने उसे बहुत प्यार किया था। ये सब मैंने तब कैसे कर दिया मुझे खुद नहीं पता। हुकुम ब्रो, सॉरी, मुझे माफ़ करना। ये अपने भाई के लिए, महालक्ष्मी के भाई के लिए। वो उसको भी जानता था और उसको हुकुम ब्रो करता था, तो उसने महालक्ष्मी के भाई के लिए लिखा कि हुकुम ब्रो, सॉरी, मुझे माफ़ करना। मैं तुमसे मिल नहीं पाया। मैंने जब महालक्ष्मी से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम अपने होम टाउन गए हुए, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। एक बात और, क्रॉस चेक प्लीज़, गुड बाय फॉर एवरी डे। मुक्ति। ये लाइन थी। अब ये एक सबूत था कि क्यों किया, क्या किया, वजह है। और 3 उधर गवाह जिनके सामने उसने अपनी कहानी सुनाई। एक उसकी माँ, जिसे सबसे आखिरी बार उसने 24 सितंबर की रात को मरने से कुछ घंटे पहले बताया। दोनों भाई स्मृति रंजन और सत्यारंजन। अब सबसे ज़्यादा जो उसने डिटेल में बात बताई वो बताई थी स्मृति रंजन को, जो उसका भाई बेंगलुरु में रहता है। तो नोट तो आपने पढ़ लिया। अब इन तीनों को जो कुछ उसने बताया उसी बयान में ये पूरी कहानी, इसका मोटिव, टुकड़ों की कहानी, ये सारी चीज़ें। तो स्मृति रंजन, सत्यारंजन और मुक्ति की माँ के को जो कुछ उसने बताया, 3 जिंदा ये गवाह है, उनके हिसाब से पूरी कहानी क्या है अब सुनाता हूँ आपको। वो करीब 6 महीने पहले जब इस मॉल में ये काम कर रहा था मुक्ति, पहले कहीं और था, तो महालक्ष्मी आई। महालक्ष्मी के साथ दोस्ती हुई, फिर दोनों में प्यार हो गया। धीरे धीरे पता चला कि महालक्ष्मी शादीशुदा है, लेकिन पति से अलग रह रही है। एक बेटी है, वो पति रखता है। उसका दोस्ती हुई, दोनों छुट्टी के दिन घूमते फिरते। लेकिन बाद में महालक्ष्मी के मोबाइल और महालक्ष्मी के कई बार छुट्टियों में कि आज बिजी हूँ, कहीं और जाना है, तो जो हेमंत दास अपनी पत्नी पर शक करता था कि इसकी ज़िंदगी में और लोग हैं, अब वही चीज़ मुक्ति कर रहा था। मुक्ति को भी लगा कि पति से तो अलग है और इसने किराए पे लेकर अकेली रहती थी और छुट्टी के दिन कहीं और जाती है। कई बार फ़ोन पे देखता है वो काम के वक्त भी लंबी लंबी बात कर रही है, तो उसे डाउट हुआ कि उसके अलावा भी कोई और ज़िंदगी में है। तो फिर 2-3 लोगों के ऊपर उसको शक हुआ कि ये भी उसकी ज़िंदगी में है। यहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। महालक्ष्मी जो है थोड़ी सो गुस्सा जल्दी आता था। 1-2 बार झगड़े के दौरान उसने पीट दिया मुक्ति को, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से फिर सुलह हो जाती, फिर दोनों मिलते बात करते। 2 सितंबर को, जिसका जिक्र उसने इस नोट में किया है, अगर 2 सितंबर को बेंगलुरु पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाती और रिश्वतखोरी के इस लालच से थोड़ा सा ऊपर उठ जाती तो बहुत मुमकिन है महालक्ष्मी की जान बच सकती थी। जो उसने लिखा है अपने नोट में, उसमें ये लिखा है कि अशोकनगर पुलिस ने कत्ल से एक दिन पहले मुझे छोड़ने के लिए 10,850 रुपये लिए। उस दिन मुझे काफ़ी चोट आई थी। अब ये इंसिडेंट क्या था, इसके बारे में भी दोनों भाई ने बताया। मुक्ति और महालक्ष्मी के बीच लड़ाई चल रही थी। मुक्ति अब उससे मिल नहीं रही थी। 2 तारीख को इसने कहा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, और 1 तारीख को लास्ट दोनों गए थे, 2 को छुट्टी थी। महालक्ष्मी ने मना कर दिया उसे घर आने से, पर इसने कहा मैं आऊँगा। उसने कहा तुम आओगे तो मैं तुम्हें पिटवाऊंगी।
फिर उसने पुलिस को कॉल कर दिया और कहा कि वो मुझे तंग कर रहा है। अब पुलिस की टीम आई और उसने उसको पकड़ लिया, मुक्ति को। उन्होंने पीटा कि तो लड़की के साथ ऐसे करता है, ये करता है। उसने कहा कि साहब ऐसा नहीं है, हमारी दोस्त है, गलतफहमी है। फिर पुलिस वालों को भी लग गया कि ये वैसा लड़का तो है नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तुझे छोड़ रहा हूँ, कुछ पैसे दे। उसकी जेब में कुल 10,850 रुपये थे। वो सारे पैसे उसने बेंगलुरु पुलिस, उस अशोकनगर पुलिस स्टेशन के उन पुलिस वालों को दे दिए और पुलिस वालों ने उसे छोड़ दिया। जब छोड़ा तो इसे गुस्सा तो था कि पिटवाया भी उसे महालक्ष्मी ने, पैसे भी चले गए। फिर उसने उसको फ़ोन किया तो महालक्ष्मी तैयार हो गई और उसका भी उसने जिक्र किया है कि फिर वो मुझे अपने घर जाने देने के लिए तैयार हो गई। यानी कि अब वो कह रही कि तुम ठीक आ जाओ उस घर में, वही 3 मंजिला घर। अब 2 तारीख की रात को मुक्ति महालक्ष्मी के घर पहुंचता है। वहां जाने के बाद दोनों में फिर झगड़ा होता है। इधर महालक्ष्मी अब मुक्ति पर लगातार शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन अब मुक्ति का इरादा बदल चुका था। उसे लगा कि ये बहुत पैसे ले चुकी है, पैसे मांगती रहती है, इसकी ज़िंदगी में और भी लोग हैं, तो शादी नहीं करूँगा। और वो चाहती थी ये शादी करेंगे क्योंकि ठीक ठाक कमा रहा था। इसी बात पे झगड़ा हुआ। जब झगड़ा हुआ तो महालक्ष्मी ने भी हाथ उठाया, मुक्ति ने भी हाथ उठाया, और इसी झगड़े के दौरान गुस्से में अचानक मुक्ति ने उसके सर पर कोई वजनी चीज़ दे मारी। लहूलुहान महालक्ष्मी नीचे गिर पड़ी। उसके बाद वो उसका गला दबाता रहा। आखिरकार महालक्ष्मी की मौत हो गई। अब महालक्ष्मी की मौत के बाद मुक्ति उसी घर में है, उसी कमरे में है, उसी लाश के साथ है। अब पूरी रात सोच रहा है कि वो करे क्या। कत्ल तो हो गया गुस्से में, अब क्या करे। तब उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा क्यों नहीं मुक्ति की इस लाश को पंखे से लटका देता हूँ, दुनिया को ये लगेगा खुदकुशी कर ली है। लेकिन उससे हुआ ये कि महालक्ष्मी को उठाकर ऊपर लटकाने तक जो भी चीज़ चाहिए थी, जो ताकत और जो सारी बातें, वो उससे हो नहीं पाया। उसे लगा कि महालक्ष्मी की लाश को उठाकर टांगना बड़ा मुश्किल है। ये आइडिया उसने ड्रॉप कर दिया। अब पूरी रात उसने बिता दी महालक्ष्मी के घर में। एक कत्ल हो चुका है उस लाश के साथ, और सोच रहा क्या करूं। सुबह होती है। अब सुबह के करीब 10 बजे हैं। कमरे में 2 लोग हैं, एक जिंदा एक मुर्दा। बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं है। अब यहाँ कोई गवाह भी नहीं है। तो जो 3 जिंदा गवाह थे जिनको मरने से पहले मुक्ति ने कहानी सुनाई, अब उन कहानी में वो चीज़ नहीं थी जो अब आगे की कहानी को कोई फॉरवर्ड कर सके, आगे ले जा सके। यहाँ सीसीटीवी कैमरा सामने आया गवाह के तौर पर। बेंगलुरु पुलिस ने जब देखा कि लाश के इतने टुकड़े हुए हैं तो उसको किसी तेज़धार हथियार से क्या होगा। अब वो हथियार घरों में तो कोई रखता नहीं है, तो किसी न किसी शॉप से ख़रीदा होगा। जिस जगह पर महालक्ष्मी रहती थी उसके इर्द गिर्द के जितने भी ऐसे शॉप थे जहाँ चाकू हथियार ये सब बिकते हैं, पुलिस की टीम वहाँ गई। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए और पुलिस को कामयाबी मिली। घर से कुछ दूरी पर एक शॉप में सुबह 11 बजे, ये बात है 3 सितंबर की सुबह 11 बजे एक शॉप में एक शख्स आता और एक तेज़धार हथियार खरीदता है। वो कैमरे में कैद हो गया। उसके बाद वो शॉप के बाहर आता है। वो जो तेज़धार हथियार था उसके ऊपर एक कवर था, वो उस कवर को निकालता और कवर को फेंक देता है, और फिर वो हथियार अपने पास रखता है जो साथ में बैग लाया था, और वहाँ से निकल जाता है। जब उस सीसीटीवी फुटेज को जूम करके देखा गया, उस शख्स का चेहरा मिलान किया गया, वो मुक्ति था। यानी 4 सितंबर को एक कैमरे में तेज़धार हथियार खरीदते वो कैद हो गया। अब वो पहुंचता है घर लगभग 11:30 के आसपास, और इसके बाद से लेकर वो पूरी शाम तक बैठकर लाश के टुकड़े करता है। अब वो सोचता है कि करूं क्या, इलाका ऐसा है कि इन टुकड़ों को बार बार कैसे फेंकूं। फिर उसको एक ख्याल आता है जिसका जिक्र उसने अपने भाइयों से किया। उसने सोचा कि इन लाश के टुकड़ों को छोटे छोटे करके फ्रिज में रख देता हूँ, फ्रिज ऑन रहेगा और मैं उसके बाद यहाँ से निकल लूँगा। 2 से 3 महीने तक ये फ्रिज में यूं ही रहेगा, कोई बदबू भी नहीं आएगी, और 2-3 महीने जब हो जाएगा, जब सब कुछ मामला शांत हो जाएगा, तब मैं यहाँ आऊँगा और फिर इन टुकड़ों को बारी बारी से फेंक दूँगा। यही सोचकर उसने सारे टुकड़ों को फ्रिज में रखा, घर को साफ़ किया फिनाइल विनाइल से, और फिर रात को खाली हाथ
माँ लक्ष्मी के घर से बाहर से ताला लगाता और चला जाता है। 2 दिन तक वो अपने भाई के घर भी नहीं जाता, क्योंकि अंदर मन में डर है, एक मर्डर करके आया। उसे ये पता है कि पता नहीं किस पल पुलिस पहुंच जाए, कौन क्या आ जाए और कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। फिर वो भाई को फ़ोन करता है और अपने भाई से कहता है, स्मृति रंजन, जिसको वो खुद ही बेंगलुरु लेकर आया था, कि तुम जहाँ हो वो घर खाली कर दो, हो सकता है पुलिस आए। वो कहता है, क्यों, ऐसा क्या हुआ या क्यों कह रहे हो? बोला, मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा। उसके बाद फ़ोन कट जाता है। फिर वो अपने भाई से मिलता है और कहता है, मैंने ऐसे ऐसे महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया। वो मुझे तंग कर रही थी, मुझसे पैसे मांग रही थी, मेरे 7 लाख रुपए खर्च हो गए, सोने के चेन चले गए। वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। अब वो मुझे धमकी दे रही है कि किसी केस में तुम्हें फंसा देंगे। तो अचानक उस रात झगड़ा हुआ और गुस्से में मुझसे गलती हो गई। ये सब कुछ बताकर फिर कहता है कि देखो, मैं जा रहा हूँ, तुम भी बेंगलुरु छोड़ दो। इसके बाद वो वहाँ से निकलता है और फिर बेंगलुरु छोड़कर उड़ीसा की तरफ जाता है। उसे लगता है कि घर पे भी पुलिस पहुँच सकती है, तो बहरामपुर जाता है अपने छोटे भाई जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, सत्यरंजन, उसके पास। वहाँ 3 दिन तक रहता, उसे कुछ नहीं बताता। फिर चला जाता है, फिर लौट कर आता कि कहाँ जाऊँ, कहाँ भटकूँ। वहाँ हॉस्टल में ईजी था रहना। फिर वो हॉस्टल में रहता है। सत्यरंजन को शक होता, वो पूछता है कि क्या बात है भाई, आप परेशान क्यों हो? तब वो बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे बेंगलुरु में महालक्ष्मी को मार डाला है। कुल 9 दिनों तक वो वहाँ रहता है। अब इस दौरान में मीडिया में ये खबरें आ चुकी हैं। 21 सितंबर को इस राज का फाश हो चुका है, जो 19 दिनों तक दबा हुआ था। फिर उसे लगता है बहरामपुर में भी रहना ठीक नहीं है। फिर शायद तब तक वो सोच चुका था कि अब उसे क्या करना है, वरना वो अपने गांव नहीं जाता। वहाँ से वो निकलता है और 24 सितंबर की रात 10 बजे अपने घर पहुँचता है। अभी भी उसके माँ बाप को कुछ उसकी सच्चाई पता नहीं है, लेकिन माँ समझ जाती है, परेशान है। फिर वो माँ से कहता है कि इस तरह से एक लड़की थी महालक्ष्मी। इसका जिक्र महालक्ष्मी का नाम उसके घर पे पहले से था, क्योंकि शायद भाइयों ने बता रखा हो। तो बताता है कि ऐसे ऐसे तंग कर रही थी और मुझसे एक गलती हो गई है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, मेरी गलती की सज़ा आप लोगों को नहीं मिलेगी। बट वो मुझसे 7 लाख रुपए ले चुकी थी, एक सोने का चेन ले चुकी थी, फिर मुझे झूठे केस में फंसाना चाहती थी। तो मेरे हाथों कुछ गलत काम हो गया है, बट आप लोग बेफिक्र रहो, बाकी बाद में बताऊंगा। इतनी सारी बातें बताकर सुबह 4 बजे, क्योंकि अब 24 सितंबर से 25 सितंबर हो गया, वो घर से निकलता है अपने फादर के मोटरसाइकिल से, अपना लैपटॉप बैग में कपड़े वपड़े लेकर, और 3 किलोमीटर दूर जाकर एक पेड़ से लटक जाता है। तब तक नोट लिख चुका था। हालांकि बाद में अब ये पता चला कि जो इसने नोट लिखा था, ये 24 या 25 सितंबर को नहीं लिखा था, बल्कि ये नोट वो 13 सितंबर से पहले का लिखा हुआ था। यानी महालक्ष्मी के कत्ल के बाद उसे पता था कि पुलिस शायद कभी ना कभी तो उस तक पहुंचेगी, और वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आना चाहता था। यानी मरने का फैसला उसने बहुत पहले कर लिया था, लेकिन मौत उसके हिस्से आई 25 सितंबर को। बेंगलुरु पुलिस सुसाइड नोट लेकर जा चुकी है वहाँ से। 3 जिंदा गवाह हैं जिनके ज़रिए पूरी कहानी और मोटिव सामने आई है। अभी तक की जो मोटिव है वो ये कि महालक्ष्मी शादी करना चाहती थी, मुक्ति करना नहीं चाहता था, लेकिन महालक्ष्मी मुक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उससे पैसे मिलते थे, और मुक्ति को शक था कि उसके अलावा महालक्ष्मी की ज़िंदगी में और भी लोग हैं। तो ये सारे रिश्तों के जो जाल थे, इन चीज़ों ने मिलकर ये सारी एक क्राइम को जन्म दिया। हालांकि उसने बताया कि जब उसने टुकड़े किए थे तो टुकड़े इसलिए किए क्योंकि उसे लाश को ठिकाने लगाने थे, वरना पहला आइडिया तो महालक्ष्मी की लाश को टांगने का था, लेकिन ये उससे हो नहीं पाया था। अब सारी कहानी बेंगलुरु पुलिस के सामने है, लेकिन इस कहानी का एक अजीब एंड क्लाइमेक्स ये है कि महालक्ष्मी का कत्ल हो गया, कातिल ने खुद अपनी जान दे दी। अब उस कमरे के अंदर की बाकी सच्चाई सिवाय इन 3 जिंदा गवाहों के और किसी तरह से आ नहीं सकती। और जिस हथियार को खरीदा था मुक्ति ने टुकड़े करने के लिए, बेशक उसके सीसीटीवी फुटेज तो आ गए, लेकिन वो हथियार
बेंगलुरु पुलिस के हाथ नहीं लगा। अब वो कहाँ है, कहाँ फेंका गया, शायद कभी मिले भी नहीं। लेकिन अब उन हत्यारों को अभी क्या करेंगे, क्योंकि कोर्ट में आपको किसी को कातिल ठहराने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अभी अदालत में मुकदमा चलेगा भी तो कहाँ, केस वैसे ही क्लोज़ हो गया और ये केस अब शायद हमेशा के लिए भी क्लोज़ हो गया। तो ये थी महालक्ष्मी के कत्ल, उसके टुकड़े और मुक्ति की मौत, उन सब की पूरी कहानी। तो कहानी में आज इतना ही।